दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मैंने अपने पिछले वीडियो में सभी प्लैनेट्स के बारे में बताया था कि जब ऑल द 9 प्लैनेट्स सिट इन फर्स्ट हाउस तो क्या रिजल्ट देते हैं। तो आज बात कर लेते हैं कि जब सेकंड हाउस में सूर्य देवता बैठे होते हैं तो कैसे रिजल्ट आते हैं। देखिए, दूसरा घर जो है हमारी फैमिली का है, हमारी स्पीच का है, हमारे एसेट्स का है, हमारे जितने भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूर्य सेकंड हाउस में बैठा होता है तो ये ऐसे व्यक्ति को, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू स्पीच, दिस हाउस इज़ रिलेटेड टू स्पीच, तो उसकी स्पीच को अथॉरिटेटिव बना देता है। मतलब हिज स्पीच विल बी, हिज और हर स्पीच विल बी अथॉरिटेटिव व्हेन सन इज सिटिंग इन सेकंड हाउस। क्योंकि सूर्य क्या है, इट इज़ अ कारक ऑफ अथॉरिटी, और कहाँ बैठ गया, सेकंड हाउस में बैठ गया। सो सिंपल। नंबर 2, बिकॉज सूर्य खुद में आत्मा का कारक है और रोशनी, आत्मज्ञान, लाइट, ज्योति, ये सब का कारक सूर्य है। तो जब भी सूर्य दूसरे घर में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की अपने परिवार में बहुत अच्छी सह होती है, बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है इन द फैमिली। मतलब उसके परिवार वाले उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, मानते हैं उसको। अगर दूसरे घर में सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाए तो देखिए, शुक्र किस चीज़ का कारक है, शुक्र कारक है आई का। और तो शुक्र जब दूसरे घर में सूर्य के साथ बैठ गया तो ये आपकी आँख को प्रॉब्लम दे सकता है, आई प्रॉब्लम दे सकता है। अगर सूर्य, सन इज नॉट वेल प्लेस्ड देन, और सेकंड हाउस में बैठा है तो आपकी आई साइट भी जा सकती है, लॉस ऑफ आई साइट। और सेकंड हाउस धन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इफ़ सन इज़ नॉट वेल प्लेस्ड तो आपका लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति में टेंडेंसी होती है कि वो झूठ भी बोल सकता है, कैन बी अ लायर ऑल्सो इफ सन इज नॉट वेल प्लेस्ड। ऐसा व्यक्ति को अगर सूर्य अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो मल्टीपल काम दे दिए जाएं तो वो इरिटेट हो जाएगा, वो कामों को नहीं कर पाएगा। क्योंकि सूर्य क्या है, कंसंट्रेशन देता है, और आपने उसको मल्टीपल काम दे दिए तो दैट पर्सन विल गेट इरिटेटेड। अगर मान लीजिए आपका कर्क लग्न है और सूर्य दूसरे घर में बैठा है तो इसका मतलब हो गया कि सूर्य अपने घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो उसको, उसकी जो स्पीच होगी उसको वो बोल्ड स्पीच दे देगा बहुत। मतलब अगर कहीं पे लेक्चर दे रहा है तो सब लोगों को प्रभावित कर लेगा। लोग जितने भी आसपास पब्लिक है उसके लेक्चर से, उसके भाषण से प्रभावित हो जाएगी। तो जनरली इट इज़ सीन कि अगर जो राजनीति में होते हैं और इनका सूर्य सेकंड हाउस में वेल प्लेस्ड होता है तो उनकी स्पीच अथॉरिटेटिव होती है और उनका नेचर भी अथॉरिटेटिव ही होता है।
व्हेन सन इज प्लेस इन सेकंड हाउस, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन होगा, अमीर होगा ऐसा व्यक्ति। और बिकॉज सन इज अ कारका ऑफ फादर, तो उसको अपने पिता के द्वारा भी दौलत, धन दौलत और एसेट्स मिलेंगी। अगर हम बात करें कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न में सूर्य अगर सेकंड हाउस में होगा तो इसका मतलब नीच का हो जाएगा। और जब नीच का हो जाएगा और सेकंड हाउस वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो इट मे शो लॉसेस इन मनी एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मुंह में अल्सर्स भी हो सकते हैं। एंड इट मे ऑल्सो गिव ब्रेक्स इन स्टडीज़, आपकी पढ़ाई में भी ये विघ्न डाल सकता है। और अगर आप गोल्ड का, बिकॉज सन इज़ अ कारका ऑफ गोल्ड, ब्रास, तो गोल्ड का काम, गोल्ड से जुड़ा हुआ काम करें, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम करें, या ब्रास से, जैसे बर्तन, मुरादाबाद में बर्तन बनते हैं, बर्तनों से जुड़ा हुआ काम, या ब्रास के आइटम्स, कोई भी आइटम्स, नॉट नेसेसरी कि आप बर्तन ही बनाएं, कुछ भी, एनीथिंग मेड अप ऑफ गोल्ड एंड ब्रास, इन कामों से आप जुड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और एक्सेप्ट इन ऑल अदर लग्नास, ये जो है सन यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है और फैमिली डिस्टर्बेंसेस दे सकता है। इन केस अगर सूर्य सेकंड हाउस में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, मतलब धन, दौलत, स्पीच, अथॉरिटी और रेपो, अगर इफ़ सन इज़ वेल प्लेस्ड, उसकी बात कर रही हूँ, तो ये सब आपको आपके पास होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस व्हेन सन इज़ प्लेस इन सेकंड हाउस। अब बात कर लेते हैं व्हेन मून इज़ प्लेस्ड इन सेकंड हाउस। देखिए, जब चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठता है तो ये क्या डिनोट करता है? तो ये डिनोट करता है कि चंद्रमा खुद में, जैसे सन एक रॉयल प्लैनेट है, वैसे ही चंद्रमा भी एक रॉयल और नोबल प्लैनेट है। तो जो व्यक्ति होगा वो नोबल फैमिली को बिलोंग करेगा अगर उसका चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है, क्योंकि दूसरा घर है फैमिली का और चंद्रमा वहाँ बैठ के, और चंद्रमा अपने आप में नोबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स दैट द पर्सन बिलोंग टू अ नोबल फैमिली। और अगर आप उसके घर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके घर में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मून रिप्रेजेंट्स मिल्क और सेकंड हाउस फैमिली का है, और मिल्क प्रोडक्ट्स ये सभी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप उसके घर में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़रूरी वो आपको मिठाई या दूध से बनी हुई चीज़ें प्रेजेंट करेंगे। और अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो वो व्यक्ति हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ जीता है। मतलब मून की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में इज़ कंसिडर्ड गुड अगर वो अच्छी पोजीशन में है। और जहाँ तक धन की बात है तो दिस पर्सन विल एक्यूमुलेट वेल्थ और एसेट्स में, जैसे पर्ल एंड कैम्फर एक्सेट्रा। मतलब ये इस तरीके की चीज़ों से अगर वो जुड़ जाए, वो अगर बिज़नेस करना चाहता है, पर्ल का बिज़नेस कर सकता है और कैम्फर का बिज़नेस कर सकता है, मिल्क प्रोडक्ट का, मिल्क डेयरी, और मून इज़ वाटर ऑल्सो, वाटर रिलेटेड अपनी बिज़नेस खोल सकता है। व्हेन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पर्सन। अगर मेष लग्न है तो चंद्रमा दूसरे घर में जाकर उच्च का हो जाता है, और अगर मिथुन लग्न है तो चंद्रमा अपने साइन में होगा, और दोनों ही पोजीशन में इट इज़ गुड फॉर द नेटिव। और ऐसे में अगर मेष लग्न और मिथुन लग्न में
ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी धन दौलत होता है और फैमिली में वो उसकी खुशियाँ होती हैं और डे बाय डे इंक्रीज़ ही होती हैं। जो उसकी वाणी होती है वो भी मधुर होती है, स्पीक्स वेल। अगर वैक्सिंग मून होगा तो उसकी जो स्किन होगी वो चमकदार होगी। मतलब आपने किसी का चेहरा देखा होगा कि एकदम कुछ उसने लगाया भी नहीं होता, कोई मेकअप नहीं किया लेकिन फिर भी उसका चेहरा चमक रहा होता है और उसकी एजुकेशन अच्छी होती है, इमेजिनेटिव होता है। मून इज़ इमेजिनेटिव, तो उसमें आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ भी होती हैं एंड नेचर को वो लाइक करता है, अंडरस्टैंड्स नेचर के आसपास। मतलब ऐसे में भी कि वो नेचर मतलब उसको शौक हो सकता है कि वो सुबह उठकर गार्डन में, पार्क में घूमने जाए। अगर मून वीक है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये सारे जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं ये वीक पड़ जाते हैं इफ़ मून इज़ वीक। अब बात कर लेते हैं मंगल की। अगर दूसरे घर में मंगल बैठा है, मंगल किस चीज़ का कारक है? लड़ाई झगड़े का, एग्रेशन का। तो क्या होगा जब दूसरे घर में बैठ जाएगा? तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो सकता है? थोड़ा उसमें एग्रेशन आप देखने को मिलेगा आपको, और वो उस एग्रेशन की वजह से थोड़ा लड़ाई झगड़ा, मतलब जो फैमिली एटमॉस्फेयर है थोड़ा टेंस हो जाता है, टर्मोइल हो जाता है, टेंशन आ जाती है। जब मंगल दूसरे घर में बैठा होता है तो व्यक्ति बाय हुक एंड क्रूक अपना काम निकालना चाहता है। तो कई बार क्या, ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो झूठ भी बोलने लगता है, वो झूठ बोलता है। मंगल जब दूसरे घर में बैठा होता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को कुज दोष या मंगल दोष कहलाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब ये यहाँ पर बैठ जाता है तो प्रोटेक्शन भी देता है फैमिली को, क्योंकि प्रोटेक्शन अगर जब तक आप में थोड़ा एग्रेशन नहीं होगा तो आप एनिमीज से अपने दुश्मनों से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। एंड द नेटिव इज़, क्योंकि जैसे चंद्रमा की वाणी सॉफ्ट होती है उसके कंपैरिजन में इसकी जनरली वाणी रूड होती है। हालांकि ये रूड बोल नहीं रहा होता लेकिन दूसरों को लगता है, डायरेक्ट होती है ना इसकी स्पीच, मतलब सामने मुंह पर कहने वाला व्यक्ति होता है। तो इसको लोग कहते हैं कि रूड है और ये लोगों का मजाक भी कई बार बनाता है, तो इसलिए लोग इसको रूड बताते हैं। अगर जैसे मीन लग्न है, धनु लग्न है और तुला लग्न है, इसमें मंगल अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए, देखिए अगर मीन लग्न है तो सेकंड हाउस में मंगल उच्च का हो जाएगा, मंगल अपनी राशि का हो जाएगा। और अगर धनु लग्न है तो यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाएगा, और तुला लग्न है तो यहाँ पर मंगल अपनी राशि का हो जाएगा। तो ऐसे में ये व्यक्ति को बहुत अच्छी स्पीच दे देता है, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का है और मार्स इज शोज एग्रेशन। तो उस मतलब ये जो पॉलिटिशियंस हो या जिनको भाषण देना होता है या जो लेक्चर देना होता है उनके लिए दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट। और ये ओरेटरी पावर होती है उसके पास, मतलब जो भाषण देना चाहता है तो उसका अगर मार्स यहाँ पर ऐसे बैठा हो इन जगहों पर सेकंड हाउस में, जो लग्न मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग, तो उनको एक ओरेटर, गुड ओरेटर बना देता है। अगर मंगल मैलेफिक हो और या वीक हो और सेकंड हाउस में बैठा हो तो कान की या आँख की प्रॉब्लम आपको दे सकता है, पढ़ाई में ब्रेक्स दे सकता है, आप गलत काम कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, ये गलत ही काम है ना। मंगल जब सेकंड हाउस में बैठता है तो आपके घर में कई बार चोरी भी हो जाती है। आप देखेंगे कि चोरी का भय बना रहता है, चीज़ें चोरी हो जाएंगी, पैसा चोरी हो जाएगा।
और क्योंकि मार्स जो है वो कारका ऑफ हेड का कारक है, तो अगर एंड ही इज़ लॉर्ड ऑफ मेष का वो लॉर्ड है, तो पर्सन विद द मार्स इन द सेकंड हाउस, अगर जिसका सेकंड हाउस में मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति के सिर में देखेंगे आप चोटें लगती रहती हैं, तो उसको थोड़ा सा लगने के चांसेस होते हैं। तो जिस व्यक्ति के सेकंड हाउस में मार्स होगा और वीक बैठा होगा या मैलिफिक होगा, मैलिफिक एस्पेक्ट होगा, उसके मैलिफिक के साथ बैठा होगा, तो थोड़ा सा उसको केयरफुल रहना चाहिए इन रेस्पेक्ट टू कि उसका जो ब्रेन है, सिर है, उसमें इंजरी ना हो। और इस व्यक्ति की जो फैमिली होती है मे नॉट बी सो गुड, फैमिली लाइफ की बात कर रही हूँ मैं। फैमिली लाइफ मे नॉट बी सो गुड बिकॉज वो भूल जाता है कि फैमिली में एग्रेशन नहीं चलता है, उसका डिफरेंट एटीट्यूड होता है इन कंपैरिजन टू, मतलब फैमिली मेम्बर्स का एटीट्यूड से उसका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, उनके ऊपर वो रौब जताएगा, और जब रौब जताओगे आप तो लड़ाई झगड़े के चांसेस तो होते ही हैं। मतलब एग्रेशन है ना, वो कहता है मेरी ही चलनी चाहिए, थोड़ा सा अड़ियल हो जाता है। और अगर सेकंड हाउस में मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्रॉपर्टीज़ भी मिल सकती हैं। मतलब अगर मार्स इन द सेकंड हाउस, मार्स इज पोसेसिंग क्षेत्र बलम, अगर क्षेत्र बल है, वन विल एक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मार्स किसका कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है। और उसके बच्चे जो होंगे, बेटे, बेसिकली बेटे, वो बहुत ही इलस्ट्रियस होंगे, मतलब गुणवान होंगे बेटे उसके। और ऐसे व्यक्ति का जो कर्माज होते हैं विल बी, अगर क्षेत्र बल, मंगल का सेकंड हाउस में क्षेत्र बल ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है, तो ऐसे व्यक्ति के कर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड होते हैं। देखिए मैं कह रही हूँ, अगर क्षेत्र बल ज़्यादा है मंगल का सेकंड हाउस में, तब उसके जो कर्मास हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड वो ऐसे कर्मास करता है कि वो फिर अमर हो जाता है, इमॉर्टैलिटी। अमर का मतलब वो ऐसे काम करेगा कि लोग उसको उसके मरने के बाद भी याद करते हैं, अगर मंगल का सेकंड हाउस में क्षेत्र बल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मंगल सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ से उसका एस्पेक्ट है, 5th, 8th और 9th। मंगल का सेकंड हाउस से पाँचवें घर को एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब चौथा एस्पेक्ट होगा तो सेकंड हाउस से 5वें घर को एस्पेक्ट करेगा, 7वां एस्पेक्ट होगा तो 8वें घर को करेगा, और 4, 7, 8। अगर आठवां एस्पेक्ट होगा, अगर मंगल का चौथा होगा तो 5वां, और 7वां होगा तो 8वां, और 8वां होगा तो 9वें, ये 9वें घर को एस्पेक्ट करेगा। और जब ऐसे ये एस्पेक्ट क्या देता है व्यक्ति को, उसका इंक्लिनेशन बढ़ा देता है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ। मार्स फ्रॉम द सेकंड हाउस व्हेन एस्पेक्ट्स द 5th, द 8th and the 9th gives the native इंटेंशन और इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, वो स्पिरिचुअलिस्ट हो जाता है। लेकिन अगर मंगल 8वें घर को देख रहा है, मंगल की 7वीं दृष्टि 8वें घर पे है, और उसके ऊपर उसके साथ कोई उसको
वॉलेटाइल प्लैनेट है, कोई मतलब मेलिफिक प्लैनेट है या वॉलेटाइल प्लैनेट है जो कि एर्थ लॉर्ड है, मतलब एर्थ हाउस को अगर मंगल एस्पेक्ट कर रहा है और वहाँ पर कोई वॉलेटाइल प्लैनेट बैठा है, तो जो नेटिव है वो रिलीजन को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेगा। मतलब जो उसका धर्म है, धर्म से जुड़े हुए काम है, रिलीजन है, तो उसको वो कमर्शियल अपने लाभ के लिए यूज़ करेगा। इवन दो इट इज़ नॉट अ गुड पोजिशन, मार्स इन द सेकेंड हाउस विल गिव अर्निंग्स, पैसा देता है थ्रू मेटल, फायर एट्सेट्रा। मतलब मेटल का तो मैंने आपको बता दिया, फायर जैसे कि माइंस वगैरह होती हैं, भट्टे होते हैं, ये सब इसी के अंडर आते हैं। बेनिफिक एस्पेक्ट विल गिव गेन्स while malefic aspect will lead only to losses। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट सन, मून एंड मार्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सेकंड हाउस, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों ही बताए। इफ़ you liked my video, kindly like, comment, share and subscribe. And in case of any consultation, you can ask me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for watching me so patiently.